मे बी क्वालिटी घटिया हो, उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको देखता है, वो ब्रांड का नाम देखता है, समझ लेता है। तो वो चीज मिस आउट कर रहे हैं बहुत founders। लोग पार्टी करते थे, बट आई वाज लाइक नहीं यार, मुझे 2 साल लग के काम करना है, बिकॉज दिस विल डिफाइन माय नेक्स्ट 20 years। तो वो माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। और रील्स ऐसी आ रही है कि चुटकी बजाई और करोड़ों रुपए आ गए, मतलब ऐसा नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता है। प्लीज उससे मिसगाइड मत हो कि जॉब तो बुरी चीज है, तो वहां पे आप स्लेवरी कर रहे हो, वहां पे आप अपने ड्रीम्स किल कर रहे हो, आप किसी और का पैसा लेके खेल रहे हो। तो वहां पे चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है, वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत डेवलप होती है, बिकॉज आपको वीकली, बाई वीकली, मंथली रिपोर्ट्स बनानी होती है। तो डेफिनेटली जॉब करें, जितने भी लोग ये देख रहे हैं, और जॉब ऐसी कंपनी में करें, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जो ग्रो कर रही है, जो एकदम ही स्टार्टअप ना हो, मतलब एकदम ही ऐसी ना हो कि सिर्फ 3-4 लोग हैं, वहां पे मत करो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, प्लस कोई क्लैरिटी नहीं होगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित चौहान एंड यू वाचिंग द मोहित चौहान शो। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ में राहुल राय सिंघानी, जो कि एक पेड मीडिया एक्सपर्ट और पर्सनल ब्रांडिंग कोच है, और साथ ही साथ यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर है। तो ये अपने कंटेंट को अलग अंदाज में पेश करने में मशहूर है। तो ये कभी डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स को जेठालाल स्टाइल में पेश कर देते हैं, तो कभी मोदी जी स्टाइल में कंटेंट को पेश करते हैं। तो आज इन्हीं से अतरंगी स्टाइल में बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स लेंगे, इनसाइट्स जानेंगे कि कैसे आप लोग भी डिजिटल मार्केटिंग में अपना कैरियर बना सकते हो और फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो राहुल भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल द मोहित चौहान शो पर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। अपनी जितनी भी इंसाइट्स है मैं कोशिश करूंगा सब ऑडियंस को मिले आज, और प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिले, बिकॉज मैंने ये देखा है कि काफी पॉडकास्ट है, काफी लोग देखते भी, एंजॉय भी करते हैं, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समझ पाते हैं कि एक्चुअली में अगला स्टेप क्या होगा। तो मेरा ये एम रहेगा कि उनका अगला स्टेप, सारे स्टेप्स क्लियर होंगे ताकि वो इम्प्लीमेंट कर पाए। एंड बाकी तो यार, डिजिटल मार्केटिंग इज माय फर्स्ट लव, तो वही चलता रहता है, साथ में कंटेंट। हाँ, कंटेंट तो सही है। तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि आप क्या करते हैं, बिजनेस कौन सा करते हैं, और कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी में आए। श्योर। तो मेरे को यार अराउंड 6 साल हो गए डिजिटल मार्केटिंग में। अगर मैं बात करूं, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में, जब मुझे इंटर्नशिप्स के बारे में पता चला था। एंड दिस इज द फर्स्ट टिप फॉर द ऑडियंस जो देख रही है। अगर आप ऐसे स्टेज पे हो कि आप कॉलेज में हो स्पेशली, या अपना स्कूल खत्म कर रहे हो, तो इट इज योर गोल्डन पीरियड आई वुड से, बिकॉज यही स्टेज है जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंटेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो, फेल भी बहुत अच्छे लेवल पे हो सकते हो, बिकॉज आपके पास कोई प्रेशर नहीं है। आपको आपका मेन ड्यूटी है कि आप पढ़ो, आप अच्छे मार्क्स लाओ, पर उसके साइड में अगर आप अपना एक स्किल भी डेवलप करते हो, इट इज ऑलवेज एड ऑन। तो वहां पे मेरी इंटर्नशाला मैं रिकमेंड करूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं इंटर्नशाला पे जाएं। मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई थी। आज की डेट में लोग बोलते हैं कि बहुत सारी इंटर्नशिप है जो लोग पे नहीं करते हैं, या स्कैम्स है। डेफिनेटली हर प्लेटफॉर्म पे स्कैम होते हैं, लिंक्डइन पे भी स्कैम होते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे स्कैम है, आप उसको रोक नहीं सकते। पर आपको इंटेलिजेंटली थोड़ा सा देखना है कि अगर कोई इंटर्नशाला पे कंपनी लिस्टिंग डाल रही है, तो ऐसा नहीं कि अंधाधुंध होके बस अप्लाई कर दिया और ले ली जॉब। आपको उनकी कंपनी वेबसाइट पे जाना है, देखना है कौन है फाउंडर, लेजिटिमेट उनका बिजनेस होना चाहिए। उनका कोई भी अगर आपको सस्पेशन आ रहा है, तो आपको उस पर नहीं जाना चाहिए। और आज की डेट में तो 5,000, 2,000, 3,000 की इंटर्नशिप, और इवन 10,000, 20,000 की इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप मिल रही है। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप अपना 110% दोगे, मे बी हो सकता है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं पता, आपको नहीं पता सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, पर अगर आपको ये कॉन्फिडेंस है कि अब मैं सीख के कर दूंगा, जरूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता हो, आप यूट्यूब से सीख सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो, तो आप इंटर्नशिप से जाओ। तो वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इंटर्नशिप करके। मैंने फेसबुक ग्रुप्स पे लाइक्स लाए, जो जो बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, वो मैंने किया। एंड मैं बिलीव करता हूँ कि उस टाइम पे क्योंकि मैंने ये सब किया, मुझे समझ में आया कि ओके, मुझे ये सब नहीं करना है। तो फिर मैंने वहां से जाके फिर एक्चुअली मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग से अपनी जर्नी स्टार्ट की प्रॉपर। उसके बाद मेरी जॉब लग गई। उसके बाद मेरी जॉब एक्चुअली एसईओ में लगी थी, बट वो फिर आगे जाके गूगल एड्स में शिफ्ट हो गई। तो वहां पे मेरा एड्स पे इंट्रोडक्शन हुआ। उससे पहले मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। फेसबुक एड इधर उधर चलाए थे, बट नॉट अ एक्सपर्ट माइंडसेट थे। जॉब में मुझे ऑन जॉब ट्रेनिंग मिली गूगल एड्स के बारे में। एंड
मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यार दिस इज सो पावरफुल, कितना पावरफुल ये एड्स का प्लेटफॉर्म कि आप उसको रीमार्केट कर सकते हो, आप ये उसको मार्केट कर। अपनी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज ट्राई कर सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी ट्राई कर सकते हो और ब्रांड्स को ग्रो कर सकते हो। दीज आर डायरेक्ट रिटर्न प्लेटफॉर्म, राइट? सोशल मीडिया में क्या होता है कि आप रिटर्न्स कैलकुलेट बहुत मुश्किल से कर पाते बहुत हो, पर मुश्किल से। एड्स में आपने इतना स्पेंड किया, इतना आ गया एंड इट इज रिजल्ट ग्रो। जल्दी मिल जाता है, राइट। तो वहाँ रिजल्ट जल्दी मिलता है एंड वो देखने में भी अच्छा लगता है ना कि आप हाँ। चाहते हो कि अगर आप पैसा ले रहे हो किसी क्लाइंट से या ब्रांड से, तो आप उनको वापस रिटर्न भी लाके दो। तो वहां से गूगल एड्स की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने अपने आप फेसबुक एड्स सीखा, अपने आप लिंक्डइन एड्स सीखा, ट्विटर एड्स, स्नैपचैट एड्स थोड़ा बहुत मैं सीखते गया। और अब आई थिंक 2.5 years हो गए कि मैंने अपना प्रॉपर एक बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस सेटअप किया है, जहाँ पे मैं ब्रांड्स के साथ उन्हें हेल्प करता हूँ ग्रो करने में, क्रिएटर्स को हेल्प करता हूँ उन्हें अगर कोई कोर्स बेचना है या उन्हें कोई वर्कशॉप बेचनी है तो उनको, और ओके। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में हेल्प करता हूँ फाउंडर्स की लिंक्डइन पे। तो ये 3 मेरे प्राइमरी पिलर्स हैं और ये मेरी जर्नी रही तो कितने साल आपने है। जॉब करी है अभी तक? मैंने ऑलमोस्ट 2 साल कह सकते ओके, मतलब आपको लगता है कि पर्सन को पहले जॉब करनी चाहिए या फिर सीधा ही इस मार्केट में कूद जाना चाहिए फ्रीलांसिंग के, एज ए फ्रीलांसर? हैं जॉब करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए जॉब डेफिनेटली, करनी बिकॉज चाहिए। अगर मैं वो जॉब नहीं करता तो मुझे, क्योंकि लोग, मैं आपको बताता हूँ, जॉब जब आप करते हो तो आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हो, आप मैनेजर से इंटरेक्ट करते हो, कलीग से इंटरेक्ट करते हो, तो आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स होती है, दैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर योर सॉफ्ट स्किल्स टू डेवलप। वो घर बैठे बैठे नहीं हो सकती, बिकॉज आप घर पे ऐसे बात नहीं करते हो या दोस्तों के साथ ऐसे प्रोफेशनली बात नहीं करते हो, राइट? तो वहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कभी डेवलप नहीं होती, और कभी चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी नहीं अगर आप अपने कंफर्ट जोन पे रहोगे, राइट? जब मैं जॉब कर रहा था तो ऐसी सिचुएशंस आती थी जहाँ पे क्लाइंट ने कंसर्न रेज कर दिया कि कुछ भी हुआ, अकाउंट पे टेक्निकल एरर हुआ तो क्लाइंट कंसर्न रेज कर देते थे, एंड यू हैव टू इमीडिएटली रिजॉल्व दैट एंड गिव अ रिप्लाई टू देम। तो वो जब सिचुएशंस आती हैं, आप पहले तो डर लगता है, पहली पहली बार जब आप देखते हो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना प्रेशर है, पर धीरे धीरे आप उससे सीखने लगते हो और आपके वो माइंडसेट में आ जाते हैं। क्योंकि अभी जैसे अगर किसी क्लाइंट के पास चैलेंज आता है, टेक्निकल एरर आता है, मुझे एग्जैक्टली पता है कि उसको क्या कम्युनिकेट करना है, कैसे करना है और कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है। तो डेफिनेटली जॉब करें जितने भी लोग ये देख रहे हैं, और जॉब ऐसी कंपनी में करें, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, जो ग्रो कर रही है, जो एकदम ही स्टार्टअप ना हो, मतलब एकदम ही ऐसी ना हो कि सिर्फ 3-4 लोग हैं, वहां पे मत करो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत काम करना पड़ेगा, प्लस कोई क्लैरिटी नहीं होगी। ऐसी कंपनी में काम करो जहाँ 100, 150, 200 एम्प्लॉयज है, मतलब स्ट्रक्चर सेट है, वो कंपनी बंद तो नहीं होगी, ग्रो ही करेगी, और उनका क्लाइंटेल कि वो किस काइंड ऑफ क्लाइंट में डील करे। अगर उनके पास 4-5 अच्छे बड़े इंडियन क्लाइंट्स है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, मतलब उनका प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो बड़े बड़े क्लाइंट्स का पोटेंशियल रखते हैं लेने का, तो वो आगे भी सेम ही ट्रेजेक्टरी भी कंटिन्यू करेंगे। और एमएनसीज पे मैं भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि वहां पे फिक्स स्ट्रक्चर रहता है, वहां पे आपको बोला जाता है कि ये ये टास्क करने, आप करके दे दो। फिक्स। आपकी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होती, आपको कम्युनिकेशन चेन ही इतना लंबा है, अगर आपको कुछ आइडिया है, आप मैनेजर से बोलेगा मैनेजर, मैनेजर वीपी आगे से बढ़। बोलेगा वीपी, इधर से बोलेगा, तो हम्म। चेन इज वेरी लॉन्ग। सो ग्रोथ कंपनीज इज द बेस्ट। तो मतलब एजेंसी में वर्क करना सही रहता है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? एजेंसी मेरे हिसाब से तो, एजेंसी बेस्ट रहता है ना, है, एजेंसी बेस्ट रहता क्योंकि वहां पर आते हैं टास्क मल्टीपल, या मतलब प्रोजेक्ट्स मल्टीपल होंगे, तो आपको हर एक है। फील्ड का एक्सपर्टीज आपको मिल जाएगी कि ये है अलग अलग करेक्ट टाइप्स की, है ना। तो वो बेस्ट करेक्ट रहता है। करेक्ट करेक्ट। मैं भी अभी मतलब एजेंसी में ही वर्क कर रहा हूँ, तो एजेंसी में काफी हम्म। ज्यादा प्रोजेक्ट्स आते हैं, कभी 2 दिन में बंद भी हो जाते हैं, कभी वो लॉन्ग टर्म में भी चलते हैं, तो वो एक्सपीरियंस भी राइट राइट काफी रहता है उसके। तो राइट। और एजेंसी में ये भी रहता है कि जब आप प्रोडक्ट कंपनी में काम करते हो तो आपकी क्लाइंट फेसिंग नहीं होती, आपका क्लाइंट ही आपकी कंपनी है, तो वहां पे इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं चैलेंजिंग आती। नहीं बट आती। एजेंसी में आप किसी और का पैसा लेके खेल रहे हो, तो वहां पे चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है, वहां पे आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत डेवलप होती है, बिकॉज आपको वीकली, बाई वीकली, मंथली रिपोर्ट्स बनानी होती है, और क्लाइंट को प्रेजेंट करना होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कुछ क्वेश्चन रेज करता है जिसका आंसर आपके पास उस मोमेंट पे नहीं नहीं है, राइट? तो वहां पे आप कैसे हैंडल करते हो कि आप क्या बोलते हो, वो सिचुएशंस इज, मतलब हम उसको इग्नोर करते हैं। अब हम जब बात करते हैं कि यार जॉब अच्छी नहीं है, ये मार्केट में वर्ड भी चल रहा है कि वर्ड आपको चल रहा जॉब है, नहीं राइट करनी है, राइट। आपको बिजनेस बनाना बिजनेस। है,
और रील्स ऐसी आ रही है कि चुटकी बजाई और करोड़ों रुपए आ गए। मतलब सही ऐसा है। नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता है। प्लीज उससे मिसगाइड मत हो कि जॉब तो बुरी चीज है, वहां पे आप स्लेवरी कर रहे हो, वहां पे आप अपने ड्रीम्स किल कर रहे हो। नहीं, मतलब आप जॉब करो, सीखो। और ऐसा भी नहीं, मतलब जॉब अगर आप कर रहे हो, अगर आपके गोल्स बड़े हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं सुबह से शाम तक जॉब पे था, शाम से रात तक मैं अपना रिसर्च करता था, मैं अपनी कोर्सेज करता था। सैटरडे संडे भी मैं काम करता था, क्योंकि मुझे सीखना था और कि यार और कैसे कर सकते हैं। और मैं क्लाइंट्स के लिए, मतलब आई वाज वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स इन द टीम एंड इन द कंपनी। तो उससे क्या हुआ ना कि आप जब टॉप परफॉर्मर रहते हो तो कोई भी चैलेंजिंग या बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आपका नाम सबसे पहले सबसे रिकमेंड पहला होता है आता है, राइट। उसमें। राइट, तो नहीं तो आप ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो कि चैलेंजिंग नहीं है वहां से कुछ सीखोगे नहीं। जब आप टॉप लिस्ट में आ जाते हो प्रायोरिटी में इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग प्रोजेक्ट, तो वहां पे आप ग्रोथ होती है। और वहां पे अगर आप, जैसे मैंने 2 साल जॉब करी, बट दोस 2 years वर लाइक 20 years फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मैंने पूरा जान लगा दी उसमें, इतने प्रोजेक्ट्स हैंडल किए, वीकेंड्स पे काम किया। लोग पार्टी करते थे बट आई वाज लाइक नहीं यार, मुझे 2 साल लग के काम करना है, बिकॉज दिस विल डिफाइन माय नेक्स्ट 20 years। तो वो माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। सेम सिचुएशन अभी चल रही है मेरी। रात को काम करते हैं, मतलब सुबह से शाम तक यस, जॉब करते हैं, फिर शाम को खुद की रिसर्च करते हैं, कंटेंट सैटरडे को टाइम मिलता है तो सैटरडे को रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, राइट, सब कुछ तो वो राइट। अभी चल रही है। मुझे भी ये याद आ रहा था, मतलब मैं हाँ, आपको ऑनेस्टली कहूंगा कि मैंने जब पॉडकास्टिंग स्टार्ट किया था तो मैं हाँ, जस्ट 2 महीने हुए थे मुझे जॉब ज्वाइन करे हुए। और सेम टाइम मैं ऐसे ही सैटरडे को करता था, हाँ, 1-2 बजे के अराउंड मैं सैटरडे अच्छा, को गेस्ट के साथ हाँ, बैठता था, मैं रिकॉर्ड करता था। और मुझे बहुत खुशी होती थी कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि सीख, आप जब देखते हो और हाँ, लोगों को हु और आर लोग, satisfied with 4 to 5 और 4 to 6, मतलब दे आर ओके विद देयर प्लेस। बट व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग इन दोस एफर्ट्स, अगर आपके गोल्स हैं तो आपको इतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और आपको खुशी भी मिलती है आप जब काम करते हो उस राइट, हिसाब से। राइट, सही है। तो अभी आपके अकॉर्डिंग ये पर्सनल ब्रांडिंग को थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और आप पर्सनल ब्रांडिंग से कैसे क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो। जैसे अभी आप लिंक्डइन पे ज्यादा एक्टिव रहते हो या फिर राइट, लिंक्डइन पे ज्यादा आपके एक्टिव सब इतने राइट, फॉलोअर्स हैं, तो कैसे आप मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, राइट। आई थिंक पर्सनल ब्रांडिंग आज की डेट में पहले एक चॉइस थी बट आज एक नेसेसिटी बन चुकी है, बिकॉज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे फील्ड में, पेड मीडिया में लाखों लोग हैं जो मुझसे अच्छा जानते होंगे गूगल एड्स या मेटा एड्स चलाना। मैं उस फैक्ट को कभी डिनाई नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज सो डायनामिक फील्ड, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट। पर उन लाखों करोड़ों लोगों में से सिर्फ 1% है जो अपना ब्रांड बना रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड को बता रहे हैं कि हाँ मुझे आता है, राइट। तो वहां पे आपका कंपटीशन बहुत कम हो रहा है, एंड आपकी अपॉर्चुनिटीज 100x से स्केल अप हो रही है। एंड इट अप्लाइज टू एनी फील्ड, चाहे आप डांस भी कर रहे हो, पर दुनिया को पता ही नहीं कि आप कितने अच्छे डांसर हो, तो फिर अपॉर्चुनिटीज कैसे आए, राइट। आपके आप अगर अच्छे गूगल एड चलाते हो तो किसको पता होगा? मे बी आपके ऑफिस की टीम को पता होगा, आपके घर वालों को पता होगा, या दोस्तों को पता होगा। दैट्स इट, राइट। मैक्सिमम लिमिट। इससे ज्यादा तो नहीं हो। पर जब आप इंस्टाग्राम पे डालते हो कि मैंने इस क्लाइंट के लिए ऐसे करके कोट लाई, तो उसका पोटेंशियल क्या है? उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो 1000 व्यूज भी ला सकता है, वो 100,000 व्यूज भी ला सकता है, वो मिलियन व्यूज भी ला सकता है। राइट, तो राइट। यू हैव टू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज जहां पे आपकी रीच भी ज्यादा हो। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें वीडियो नहीं बनाने, हम वी आर नॉट कंफर्टेबल, मतलब कैसे करें, डाउट आ रहा है। तो मेरा ये सजेशन है कि यार, अगर देखो, अगर गोल्स हैं कि पैसे कमाने हैं, ग्रोथ लानी है, तो देयर कांट बी एनी एक्सक्यूजेस। दिस इज अनफिल्टर्ड थिंग दैट आई एम ट्रू सेइंग, दैट, देयर राइट। कांट बी एनी एक्सक्यूज। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं वीडियो से डरता हूँ या शर्माता हूँ। आपको उसे फेस करना ही हो, बिकॉज आज की डेट में ये फैक्ट है कि वीडियोज आर दी बेस्ट परफॉर्मिंग फॉर्मेट्स अक्रॉस ऑलमोस्ट एवरी प्लेटफॉर्म। एंड वीडियो से ट्रस्ट डेवलप होता है राइट, ऑडियंस के माइंड में, राइट। तो वो चीज है कि आपको फेस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एंड इट इज नॉट दैट, आई थिंक यू वुड अग्री कि जब पहला पॉडकास्ट होता है, पहला वीडियो होता है, पहला प्लेटफॉर्म होता है, तो सब चीजें परफेक्ट नहीं होती, अभी भी परफेक्ट नहीं है। वी स्टिल आर लर्निंग एंड ट्राइंग टू राइट, इम्प्रूव एवरी सिंगल डे। तो आपको उसमें स्टार्ट करना है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कि आप कहाँ स्टार्ट करो, कैसे करो, तो आई वुड सजेस्ट फॉर फ्रीलांसिंग इन डिजिटल मार्केटिंग या इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड, अगर आप जॉब भी कर रहे हो, लिंक्डइन इज अ मस्ट। चाहे कोई और प्लेटफॉर्म हो,
ना हो, बट लिंक्डइन आज की डेट में बहुत पोटेंशियल रखता है, बिकॉज वहां पे आप रिक्रूटर्स से कनेक्ट कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग दूसरी जो एजेंसीज हैं उनके एजेंसी। लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, और डेफिनेटली बिजनेस ओनर से कनेक्ट कर सकते हो अगर आप फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हो। तो अगर आपके पास टाइम क्रंच है, आप बोलते हो कि मेरे पास आधा घंटा है, तो वो आधा घंटा आप लिंक्डइन को दे दो, किसी और प्लेटफॉर्म के बारे में मत सोचो। अब लिंक्डइन पे आपको पहले तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, उसके काफी बथेरों वीडियोस हैं यूट्यूब पे, तो वहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो डिटेल में। पर प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करके, एंड बाय प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आई मीन कि वो आपकी सीवी की तरह सीरियस होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने बस पिक्चर ऐड कर दी और आप सोचो कि भाई हो गई ऑप्टिमाइज, ऐसा नहीं होता। आपको एक एक पॉइंट पे उसको डिटेल में करना है। उसके बाद आपको इंटरेक्शन चालू करने हैं, आपकी पोस्टिंग चालू करनी है लिंक्डइन पे, और टाइम लगेगा। मेरा पहला लाइक 10 दिन बाद आया था, और मैंने स्टार्ट किया था न्यूज आर्टिकल्स से। मतलब मुझे ओके। कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि यार होता क्या है, पर्सनल ब्रांड कैसे होता है, ऐसे ही स्टार्ट हुआ। तो मैं तो न्यूज पोस्ट करता था, कभी फैशन की न्यूज आ गई, कभी मैं मार्केटिंग से स्टार्ट ही नहीं किया था, मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया था। ओके। धीरे धीरे मुझे पता चला कि यार यू हैव टू प्ले ऑन योर स्ट्रेंथ्स, जो आपको इंटरेस्ट है आपको उस पर डालना है। तो फिर धीरे धीरे मेरा शिफ्ट होता गया, सीखता गया, और समझ में आती गई चीजें। तो वो ही जर्नी होगी कि आप अगर जैसे अगर कॉलेज में जाते हो तो आप ये सोच के जाते हो ना कि यार 3-4 साल मुझे देने हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक क्लास पसंद नहीं आई तो आप छोड़ दिए। तो वो ही पर्सनल ब्रांडिंग पे आपको 3-4 साल का देना है, आपको आंख बंद करके कि यार जो होगा अच्छा ही होगा, बट मुझे 3 साल तक ये नहीं पूछना कि क्या रिटर्न आया, कैसे आया, क्या हुआ। वो धीरे धीरे अपने आप चीजें होती रहेंगी। और रही बात क्लाइंट्स लेने की, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ओनर है, अगर आप लेट्स से मुंबई से हो, तो जितने भी अगर आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आपने एजेंसी के थ्रू काम किया हुआ है पहले, तो आप लिंक्डइन पे टाइप करो रेस्टोरेंट ओनर या रेस्टोरेंट फाउंडर, आपको सारी प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। उनको आप कनेक्शन नोट भेजो कि हाय, आई सी दैट यू आर अ फाउंडर इन द F&B इंडस्ट्री, आई हैव आल्सो वर्कड इन दैट स्पेस अ लॉट, एंड आप उधर सर्विस पिच मत करो कि मुझे अपनी सर्विस बेचनी है, ये यू जस्ट से आई वांट टू शेयर माय पर्सपेक्टिव्स विद, दैट्स इट। बिकॉज जब आप सेल्स की बात करते हो पहले ही मैसेज पे कोई आपसे कनेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज किसी के पास वो माइंडसेट नहीं है, वो सेल्सी टच आ जाता है ना, तो वो कोई कनेक्ट नहीं करता उसके बाद। जैसे आपने कनेक्ट किया, वो ही विल टेल यू अबाउट हिज पर्सपेक्टिव कि कैसी उनकी जर्नी रही है। उनसे आप क्वेश्चंस पूछो कि क्या चैलेंजेस आए, आपकी क्या जर्नी रही, वो बताएंगे, वो आपसे पूछेंगे। जब 6-7 मैसेज हो जाए कॉन्वर्सेशन के, तब आप उनको बस ये बोलो कि मैंने F&B में काम किया हुआ है इन एजेंसी, देयर वर 3-4 क्लाइंट्स एंड यू आई वाज एबल टू स्केल देम अप। और आपके क्या करंट चैलेंजेस है, मतलब आप क्या सोचते हो कि क्या पोटेंशियल है। और उनसे एक 15 मिनट के नॉर्मल कॉल पे आ जाओ कि वी कैन डिस्कस अबाउट दिस दैट वे। तो वो दैट इज द राइट प्रोसेस ऑफ सेलिंग योर सर्विस और गेटिंग क्लाइंट्स। इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्लाइंट की मतलब रिपोर्टिंग क्या होती है, बट उसके पहले हम टेक्निकल क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमारे एक्चुअल में हमारा प्यार है, मतलब गूगल एड्स वगैरह पे। ठीक है, तो आपके लिए पहला टूल जो है आपको कौन सा बेस्ट लगता है मार्केटिंग, मतलब अगर आप पेड मीडिया में जाते हैं तो बेस्ट कौन सा टूल लगता है आपको एड्स रन करने के लिए? मेरे को यार गूगल एड्स इज माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी टूल, बिकॉज वहाँ पे इंटेंट ड्रिवन ट्रैफिक आता है विच आई लाइक द मोस्ट। कि अगर कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो हमें 95% तो ये पता है कि वो बंदा मार्केट में है बाय करने के लिए, प्रोवाइडेड यू टारगेट ऑल्सो द राइट कीवर्ड। जैसे अगर मैं टी शर्ट बेच रहा हूँ तो देयर कैन बी कीवर्ड टी शर्ट विच विल हैव 50,000 searches per month, but there will be a keyword buy t-shirt online which will have let's say 1,000 searches per month, but उसका इंटेंट 100x ज्यादा है, बिकॉज वो बाय करना चाहता है और आज ही आज उसको सही प्रोडक्ट मिलेगा वो बाय कर लेगा, राइट। तो गूगल एड्स देयर, गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट काइंड ऑफ टूल कॉम्बिनेशन दैट आई गो बाय। उसके साथ में शॉपिंग भी है ई कॉमर्स के लिए, तो गूगल मर्चेंट सेंटर इज माय फेवरेट प्लेटफॉर्म देयर। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे फिर मेटा के टूल्स जो भी आते हैं तो वो मेरे लिए आ जाता है। ओके, तो आपने ये मतलब एक तो आपकी जॉब के अंदर आपने ये सीखा, आपको इंट्रोड्यूस हुआ गूगल एड्स वगैरह, और किस मेथड से आप सीखते हो पेड मीडिया को, मतलब कैसे? कोई पेड कोर्सेज लेते हो या फिर फ्री कोर्सेज पे ही आप रिलाई करके सीख लिया आपने जो भी सीखा? तो गूगल एड्स के लिए मैं एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा, गूगल स्किल शॉप। इट इज अ साइट बाय गूगल जहाँ पे गूगल के ही कोर्सेज रहते हैं। इट इज बेस्ट, मतलब अगर मैं बात करूं दैट इज मोर देन इनफ टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गूगल एड्स।
पर उसके साथ में आपको इम्प्लीमेंटेशन भी करना होगा, बिकॉज गूगल एड्स ऐसी चीज है, मतलब पेड मीडिया ऐसी चीज है कि आप उसको पढ़ के पढ़ या के। समझ के नहीं कर सकते, यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंट। डैशबोर्ड पे जाओगे तो एक महीना तो आपको ये समझने में लगेगा कि हो क्या रहा है। और ये मेरे साथ भी हुआ था कि यार मैंने ट्रेनिंग ले ली, चलो व्हाइट बोर्ड पे जो कर रहे थे ठीक है मुझे समझ में आ गया, पर जब मैं अकाउंट पे गया तो आई वाज लाइक कि भाई कहाँ बिड इंक्रीज करूँ, कहाँ कौन सी स्ट्रैटेजी लगाऊं, बहुत कंफ्यूजन होते, राइट। तो गूगल स्किल शॉप इज वन जहां से मेरी जर्नी की लर्निंग फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट हुई थी। उसके साथ में यूट्यूब चैनल है मिस्टर उमर तस्कीर का, ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन द इंडस्ट्री राइट। गिविंग फ्री इंफॉर्मेशन, और उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लैरिफाइड, क्लैरिफाइड बिगिनर से रहता लेके है। एडवांस तक रहते हैं। तो आई वोंट रिकमेंड स्पेंडिंग इन एनी कोर्स जब ऐसा ऐसे इंडिविजुअल हैं जो अपने पूरे यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं ए टू जेड ऑफ पेड मीडिया, ए टू जेड उनकी सारी प्लेलिस्ट राइट। अवेलेबल है। तो वहां से मैं थोड़ा बहुत सीखता हूँ, साथ में थोड़े ब्लॉग्स वगैरह, SEOjournal.com हो गया, या HubSpot मार्केटिंग ब्लॉग हो गया, जहाँ पे गूगल एड्स की, और गूगल एड्स जब आप टाइप करते हो गूगल एड्स अपडेट्स, तो गूगल एड्स का भी ब्लॉग है जहाँ पे वो जो भी अपडेट्स आते रहते हैं अपडेट्स वो आते हैं। डालते रहते हैं। हाँ, प्लस डेफिनेटली मेरी जो फ्रीलांसिंग की सोलोप्रेन्योरशिप की जर्नी रही है दो ढाई सालों में, तो वहां से तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन करके, ऐसा नहीं होता कि आपने सीख लिया तो गलतियां नहीं होती, बहुत गलतियां हुई हैं इन 2 सालों में भी, तो वहां से भी सीखते हैं कि यार ये चीज काम नहीं करी, चलो अब ये करते हैं। वैसे टूल्स आप सीख सकते हो, मतलब आपको अगर आप टाइम देते हो तो टूल्स सीखा जा सकता है, बट वो जो स्ट्रेटजी होती है वो वो टाइम के टाइम साथ ही लगता आती है। है, टाइम के साथ ही आती है। आपके पास में करेक्ट। प्रोजेक्ट्स आएंगे, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप फर्स्ट में फेल होगे, फिर आप डिस्कस करोगे या करेक्ट। वापस सीखोगे, लर्निंग करोगे, फिर इम्प्लीमेंट करोगे, फिर वो जो भी ग्रोथ मिलती है वो बाद में ही मिलती है, मतलब करेक्ट। इंस्टेंटली तो मिल ही नहीं सकती। पेड में लोग अभी करेक्ट। माइंडसेट यही चल रहा है, अभी सबको ये लग रहा है एसईओ बंद करो, मत करवाओ, कोई जरूरत हाँ। नहीं है, पेड पे चले जाओ, गूगल एड्स पे पैसा दो और वो रिजल्ट लाके दे देगा। सबका माइंडसेट ये हो गया। हम्म। बट वो एग्जैक्टली ये नहीं हम्म। समझते कि अगर आप दो अकाउंट में भी सेम बिजनेस को रन कर रहे हैं ना, तब भी वो डिफरेंट परफॉर्म करेंगे। वो ये नहीं समझते करेक्ट। कि क्योंकि वो देखते हैं कि मेरा फ्रेंड चला रहा है, वो 100 रुपए स्पेंड कर रहा है, उसको हम्म। मिल रहा है रिजल्ट, और हमें क्यों नहीं मिल हाँ। रहा। ये हमारे साथ अभी करेक्ट, बहुत बहुत हो बहुत रहा है। सब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं हम्म। इसमें, कि जैसे स्पेशली पेड मीडिया में तो आपकी वेबसाइट का एक्सपीरियंस हो गया, आपका क्या प्राइसिंग है, क्या ऑफर्स। ऑफरिंग है, और आप आपकी ट्रस्ट क्या है ब्रांड का मार्केट में। अगर आप नए नए ब्रांड हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार मेरे अगले दिन से सेल चालू हो जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, अगर आप चाय बेचने निकले हो मार्केट में, आपका नया ब्रांड है, तो कोई क्यों आपसे लेगा जबकि टाटा टी अवेलेबल है मार्केट में, और वो प्राइस तो आप बीट कर नहीं सकते टाटा टी का, वो इतने ऑफर्स देते हैं। तो आपका यूएसपी इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप यूजर को ये बता पाओ, या कोई भी ब्रांड, अगर कोई भी ओनर, ये फाउंडर ये वीडियो देख रहे हैं, बस एक क्वेश्चन मेरा आपसे कि कोई आपसे क्यों बाय करे। एज अ यूजर आपको ये सोचना, नॉट एज अ फाउंडर, क्योंकि फाउंडर तो आप बता दोगे कि सर हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा पैकेजिंग अच्छी है। है, क्वालिटी अच्छी है। अरे भाई, इंडियन कंज्यूमर को क्वालिटी की कुछ भी परवाह नहीं है, वो देखता है ब्रांड का ट्रस्ट, वो देखता है प्राइसिंग, ही इज प्राइस। सोल्ड देयर। मे बी क्वालिटी घटिया हो, उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको देखता है, वो ब्रांड का नाम देखता है, समझ लेता है। तो वो चीज मिस आउट कर रहे हैं बहुत फाउंडर्स और बहुत ब्रांड्स। वो सोचते हैं कि सिर्फ हमें परचेज ऐड चलाने हैं, हमें पैसा वहीं पे इन्वेस्ट करता है, पर बहुत कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो अवेयरनेस पे फोकस करते हैं, जो ट्रैफिक पे फोकस करते हैं, जो रीमार्केटिंग पे अग्रेसिव जाते हैं। तो वो चीजें अगर आप मिस कर दोगे और आप 6 महीने कंसिस्टेंट एड्स नहीं चलाओगे, आप ये सोचोगे कि एक महीना चलाते हैं एक फिर मिनट। 2 महीना पॉज करके जब सेल चाहिए होगी तब चला देंगे, आपकी ब्रांडिंग कभी होगी नहीं उसमें। बहुत सारे मैंने बिजनेसेस को देखा है, जैसे मेरी मतलब मैं जहाँ वर्क करता हूँ तो वहां पर आते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि अभी ड्रॉप शिपिंग का आपको पता ही है बिजनेस क्या होता है। तो वो हाँ। ड्रॉप शिपिंग, वो उन्होंने वीडियोस देख रखे हैं यूट्यूब पे कि हाँ लोग ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हाँ। एक वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से इंपोर्ट कर दिया और हमारे पास में आ गए एजेंसी के पास में, अब तुम्हारा काम है करेक्ट। सेल लाने का। तो अब हाँ। उनको हम यही बताते हैं हाँ। कि आपकी वेबसाइट देखो, उसमें पहले तो कचरा भर रखा है, सारे प्रोडक्ट सारी कैटेगरी आपने डाल रखी है ना, कोई कैटेगराइजेशन है, कुछ भी नहीं है। तो पूरा मतलब वो क्लाइंट को समझाए भी ना तो वो एक्चुअल में समझ नहीं पाता है, क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट बिजनेस का था ही नहीं। वो एक्चुअल में आए थे अर्निंग करने के लिए, सीधा पैसा कमाने के लिए, कि लगाते हैं करेक्ट। वेबसाइट बन जाएगी और प्रोडक्ट डाल देते हैं। तो ये कभी कभी मतलब चैलेंज आ जाता है क्लाइंट को, ऐसे मतलब जो क्लाइंट ऐसे मिल जाते हैं जो बिल्कुल बिजनेस माइंडेड नहीं होते हैं,
उनको लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं चाहिए, राइट वो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं। तो वहां पर राइट मतलब चैलेंजेस आते हैं इस फील्ड के अंदर सबको। तो एंड एक मैं इसमें पॉइंट लेना चाहूंगा जो कि मैंने फेस करा था पहले, जो मैं हम्म चाहता नहीं हूँ कि लोग जो देख रहे फेस हम्म करें, कि जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मुझे लगता था कि यार मैं क्या करता था कि अगर कोई ब्रांड आया, उसकी वेबसाइट आई, मुझे हम्म पता है वेबसाइट खराब है और इस पे रिजल्ट हम्म लाना मुश्किल होगा, हम्म, तब भी मैं बोल देता कि चलो हाँ चलाते हैं, एड्स आ जाएंगे। पर फंस जाते हो वापस से, बस क्योंकि हम्म एक महीने बाद वो क्लाइंट पूछेगा कि रिजल्ट क्या है। पर हम्म आपने तो सही यूजर्स लाए, आपका डेटा सही है, सीटीआर सब हम्म सही है, सारे एंगेजमेंट रेट सही है, हम्म सीपीएम सब सही है, सब कुछ सही है, सीपीसी सही है, पर हम्म कन्वर्जन रेट ही 0.02 का है। तो हम्म मतलब कि उसका यूजर एक्सपीरियंस ही नहीं है उस लैंडिंग पेज का, और आप उस टाइम पे क्लाइंट को ये नहीं बोल सकते कि आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब है तो इसलिए रिजल्ट नहीं आ हम्म पाया। तो हम्म तब मैंने सीखा कि यार जो भी है क्लाइंट को पहले ही बता दो कि आपकी हम्म वेबसाइट खराब है, कन्वर्जन रेट नहीं है, इसलिए हम्म कोई गारंटी नहीं होगी, हमें एक महीना ऐड चला के देखना होगा, अगर नहीं आया तो आपको वेबसाइट में चेंजेस करने होंगे, वो मैं हम्म आपको सजेस्ट कर दूंगा, बैक बाय डेटा, एंड आपको डेटा को रिस्पेक्ट करना होगा। ये हम्म पहले ही मैं राइट बताने लग गया हम्म हूँ एक डेढ़ सालों से, और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन रहता है कि देर ओके इज नो गारंटी व्हाट्सोएवर। हम्म आपका ब्रांड का एक महीना ऐड चलेंगे, फिर जो भी डेटा आएगा उसके बाद मैं आपको एक एस्टिमेट फोरकास्ट उसके बाद दे सकता हूँ। राइट, ये अप्रोच सही रहती है। मैं भी अभी जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनको यही बोलता हूँ, अगर वेबसाइट सही नहीं लगती, अपन अपन खुद वेबसाइट पे जाके थोड़ी देर भी अगर स्टैंड नहीं कर सकते या करेक्ट। उसके प्रोडक्ट नहीं देख सकते, तो हम कैसे बिलीव करेंगे कि यूजर आके इनकी वेबसाइट से परचेज करेगा। तो एब्सोल्युटली। ये मतलब बताना जरूरी है। यस। जैसे आपने अभी अपैरेल्स और ज्वेलरी के कैंपेन्स भी शायद चलाए होंगे, तो आप उनका यस। एग्जैक्ट प्रोसेस बता सकते हैं कि कैसे आप फॉलो करते हैं उन कैटेगरी को, कैसे आप कैंपेन सेटअप करते राइट हैं, क्लाइंट को क्या बोलते हैं कि ये हमें चेंजेस करने राइट पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा बताइए। राइट। तो ज्वेलरी में मेरा काफी एक्सपोजर रहा है, स्पेशली वुमेन्स ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, और गोल्ड प्लेटेड या सिल्वर प्लेटेड में भी रहा है। तो वहां पे ज्वेलरी की जब बात आती है तो मैंने ये देखा है कि मेटा एड्स प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ गूगल एड्स इज द बेस्ट टू गो, बिकॉज गूगल एड्स पे क्या होता है कि आप इंटेंट ले लेते हो, मेटा एड्स पे आप अवेयरनेस फैला सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, और ट्रैफिक एक चीपर कॉस्ट पे ला सकते हो अपनी वेबसाइट पे। तो वहां पे मैं सजेस्ट करता हूँ क्लाइंट को कि आप अपनी प्रोडक्ट कैटेगरीज बहुत ही क्लियर रखो, कि आप अगर यूजर आ रहा है तो उसको ये पता हो कि इस इवेंट के लिए, इस ओकेजन के लिए मेरे पास ये ज्वेलरी है, जैसे पार्टी वेयर या कैजुअल वेयर के लिए मेरे पास ये है, तो कैटेगरी शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन दैट। बहुत ही नीट स्ट्रक्चर और प्रीमियम स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिकॉज अगर कोई लाख 2 लाख ज्वेलरी पे खर्च कर रहा है तो उसको एक्सपीरियंस भी वैसा ही आना चाहिए। अगर आपकी ज्वेलरी वैसे 5-10 हजार की, तो इट कैन बी अ मीडियोकर साइट, इतना प्रीमियम होने की जरूरत नहीं है। तो आपके प्रोडक्ट प्राइस के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस उसको डिफाइन करना चाहिए, दैट इज द वेरी प्राइमरी थिंग दैट आई से। उसके साथ में व्हाट आई से इज आप गिफ्ट बॉक्सेस बनाओ, आप ऑफर्स लाओ, जैसे मदर्स डे पे है तो आपकी वुमेन्स ज्वेलरी है तो आप मदर्स डे ऑफर्स लाओ, आप वैलेंटाइंस डे ऑफर लाओ, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स आने चाहिए विच आर स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि अगर मार्केट लेट्स से मैं फाउंडर्स की बोलता हूँ कि आप पहले अपनी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री के बारे में जानते भी हो कि नहीं, जैसे बाकी लोग क्या ऑफर चला रहे हैं, मोस्टली फाउंडर्स को पता ही नहीं रहता। वो सोचते हैं कि हम 20% दे रहे हैं, इट हम्म इज अ वेरी बिग थिंग, बट सामने वाला 40% दे रहा है। तो हम्म आपको तो पहले रिसर्च करनी है अपने कॉम्पिटिटर के बारे में कि क्या ऑफर चल रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, फिर आप क्या बेस्ट ऑफर दे सकते हो अपनी ऑडियंस को, या कुछ शायद में अगर लोग परसेंटेज ऑफर दे रहे हैं तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप एक फ्री गुडी दे सकते हो, या आप कुछ डिफरेंट हटके ऑफर दे सकते हो, तो जो वो एड्स में काफी हेल्प करता है। तो दैट इज फॉर ज्वेलरी मोस्टली, एंड बाकी तो सब्जेक्टिव चेंजेस रहते हैं फ्रॉम ब्रांड टू ब्रांड। अगर किसी के स्पीड के इश्यूज आते हैं तो स्पीड में हमें इम्प्रूव करनी पड़ती है, और किसी के अगर फनल में दिक्कत आती है तो उसको चेंज करना पड़ता है, हुक्स ऐड करने होते हैं, ऐसे स्पिन द व्हील, हमने एक साइड पे स्पिन द व्हील किया था तो वहां पे कन्वर्जन रेट 2.1 था, तो वो 4.6 हो गया था, क्योंकि वो स्पिन व्हील ऐसा था कि आपको पहले ईमेल आईडी देना था, फिर ही आप स्पिन व्हील कर सकते थे, एंड ओके स्पिन व्हील पे ऑफर्स बहुत अट्रैक्टिव थे। तो हम्म 9 out of 10 यूजर्स वर स्पिनिंग दैट व्हील। एंड जब कोई यूजर आपकी साइट पे कुछ एक्टिविटी लेता है, there are more chances that that person will also check out your products or do some of the other activity as well, क्योंकि उसको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मिला है जो उसको बाकी वेबसाइट पे नहीं हम्म मिला, दैट इज बिन द वी। तो हम्म हुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी साइट में।
कमिंग टू अपैरल इंडस्ट्री, थोड़ा सा अपैरल में जैसे अगर क्लोथिंग की बात करें तो क्लोथिंग में थोड़ा सा प्राइस रेंज कम रहता है डेफिनेटली ज्वेलरी से। तो वहाँ पे इट्स मोर अबाउट क्वांटिटी, लेस अबाउट क्वालिटी। ज्वेलरी में एक सेल आ जाता है, अगर गोल्ड ज्वेलरी आप बेचते हो तो इट काइंड ऑफ कवर्स अप लेट्स से 20 सेल्स ऑफ अ टी शर्ट फॉर एग्जांपल, मिनिमम। तो वहां पे वो डिफरेंस आ जाता है कि आपको फिर क्लोथिंग में आपको वैरायटी बढ़ानी है, आपको कैटेगरीज बढ़ानी है, आपको एक, क्योंकि क्लोथिंग में अपैरल्स में जैसे आजियो है, मिंत्रा है, तो कोई आपकी साइट पे क्यों आएगा, वहां जायंट्स पे क्यों नहीं जाएगा। तो आपको ऑफर्स और डिजाइनिंग भी वैसी देनी है। जैसे अगर मुझे एग्जांपल लेना हो, अम, जैसे बेवकूफ.com की जो क्लोथिंग है टी शर्ट्स में, तो वहां लोग क्यों जाते हैं, उनकी क्वालिटी डिजाइन के लिए। जो लिखा होता है टी शर्ट लिखा पे होता। वो लोगों को बहुत अपील होता है, क्योंकि वो डिजाइन अब मिंत्रा अमेजोन पे बहुत हार्ड होती है फाइंड करना, और ट्रस्टेड प्रोवाइडर उस उसमें है नहीं। तो ऐसी चीजें आपको थोड़ा सा कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अपने ब्रांड पे लाना ही। जैसे आपने ये हुक बनाया स्पिन द व्हील वाला, तो उसको आपने टारगेट हाँ, कैसे किया? मतलब पहले आपने एड पे भी आपने डिफाइन किया कि आप हमारी वेबसाइट पे आओ, आपको कुछ एक्टिविटी करने को मिलेगी, या फिर स्पिन द व्हील का ही आपने डिस्क्राइब किया हो? कैसे किया वो आपने? नहीं, एड पे दिखाया हमने, हेडलाइन 2 में हमने ये डाला कि स्पिन द व्हील टू विन एक्साइटिंग ऑफर्स, या स्पिन द व्हील टू विन लेट्स से 40% ऑफ और विन अ गुडी। तो वहां पे क्या हुआ कि एड पे ही उनको कुछ दिख गया कि कुछ है ये नया, क्योंकि बाकी सारे एड्स क्या दिखा रहे थे, फ्लैट 20% ऑफ, फ्लैट 40% ऑफ, बट कोई स्पिन द व्हील नहीं कर रहा था मार्केट में। तो वो थोड़ा सा एक यूनिक फैक्टर हो गया, सीटीआर बढ़ा उससे। सीटीआर बढ़ा, वो वेबसाइट पे आया तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो स्पिन व्हील के, मोस्टली जो ट्रैफिक पड़ा वो स्पिन व्हील के लिए ही आया था। तो स्पिन व्हील उनको एक पॉपअप के फॉर्म में, जैसे ही उन्होंने एंटर किया, पॉपअप के फॉर्म में आ गया। ओके। उनसे ईमेल आईडी ले लिया, ईमेल आईडी और नंबर। और उससे क्या हुआ कि अगर उन्हें स्पिन भी किया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम भी आया, तो हमको उनका ईमेल और नंबर मिल गया कि वो मार्केट में तो थे बाय करने के लिए, तभी जाके वो इस वेबसाइट से अट्रैक्ट हुआ। तो उनको ईमेल और मार्केटिंग के थ्रू अब आप अपनी तरफ और पुश कर सकते हो, अगर उन्होंने एक्शन नहीं भी लिया तो दिस वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव दैट वी हैड डन टुगेदर, एंड उसका काफी अच्छा रिजल्ट्स आए। ओके। कोई दूसरा और कुछ ऐसा आपने टिप्स की हो, मतलब ट्रिक्स लगाई हो वेबसाइट पे? लिंक में किया, जैसे एक इशू आ रहा था एक ई कॉमर्स साइट पे कि लोग, एड टू कार्ट का रेट वाज 6%, चेकआउट रेट वाज 5%, बट परचेज रेट वाज 1.5%। तो वहां पे ड्रॉप आ रहा था कि लोग पेमेंट इन्फॉर्मेशन तक जा रहे हैं पर परचेज नहीं कर रहे। तो देन शॉपिफाई में उसका अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हो और प्रीमियम प्लगइन्स, कुछ पेड प्लगइन्स होते हैं उसके, तो उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे आप चेकआउट पेज पे ही एक पॉपअप डाल सकते हो विद एक्स्ट्रा 10% ऑफ, जो यूजर्स पेमेंट इन्फॉर्मेशन पेज से वापस जाने लग रहे हैं। तो इट इज एग्जिट इंटेंट पॉपअप स्ट्रेटेजी। तो वो चीज ने काफी हेल्प किया ऑर्डर्स बढ़ाने में। सो आई हाईली बिलीव इन द पावर ऑफ पॉपअप्स। आपका होम पेज पे पॉपअप होना चाहिए, आपका एग्जिट पेज इंटेंट पॉपअप होना चाहिए, एंड आपको जो भी यूजर, क्योंकि आप पेड मीडिया पे पैसा दे रहे हो हर कोई यूजर आने का, तो आपको एटलीस्ट उसका ईमेल आईडी तो लेना ही है, किसी भी तरीके से, क्योंकि कुछ तो फायदा हो। अगर वो कुछ एक्शन नहीं ले रहा तो आपको पैसा वेस्ट किया, राइट। तो आप किसी तरीके से ईमेल आईडी ले लो उस फनल से, चाहे वो स्पिन द व्हील हो, चाहे वो पॉपअप में आप स्क्रैच द कार्ड करके उसको ईमेल आईडी ले लो, या को एडिशनल 10% चाहिए तो उसको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा उसमें। और फिर आप अपनी ईमेल स्ट्रैटेजी, व्हाट्सएप स्ट्रैटेजी, एसएमएस स्ट्रैटेजी को इतना स्ट्रांग रखो कि वो यूजर अगर एक बार आपकी वेबसाइट पे आ गया तो वो परचेज करेगा ही करेगा, इन मे बी नॉट टुडे, नॉट टुमारो, बट आफ्टर 7 days। जैसे मतलब आप मेक माई उसको। ट्रिप पे अगर हम जाते हैं, मेक माई ट्रिप पे अगर हम जाते हैं, कोई भी पैकेज देखो, आप उधर से एग्जिट करोगे, आपको 2 मिनट के अंदर व्हाट्सएप मैसेज आ जाएगा कि यू आर लुकिंग फॉर दिस पैकेज, हियर इज अ स्पेशल डील फॉर यू, आप आके वापस विजिट करो। चलो आपने वो भी नहीं लिया, आपको अगले दिन ईमेल आ जाएगा कि आपने ये पैकेजेस हैं टू गो टू दिस स्टोर एक्सेट्रा। आपने वो भी नहीं लिया, आपको एसएमएस आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से तो आप वापस लैंड करोगे। राइट राइट। अभी हमारे पास में एक यही कैटेगरी का है अपैरल का, तो उसमें हमने, मतलब हमारा भी सेम कन्वर्जन रेट बहुत कम था, ऐड टू कार्ट्स हो रहे थे, इनिशिएट चेकआउट हो रहे थे, बट कन्वर्जन रेट कम था। बट अभी हमने क्या किया है, जस्ट प्राइस के नीचे वो टाइमर जो हम यूज करते हैं, टाइमर फॉर्मो क्रिएट करने के लिए कि ये सेल एंड होने वाली है, आपको जल्द से जल्द परचेज करना चाहिए।
तो वहीं पर टाइमर भी करेक्ट। दिया, साथ में हमने ऑफर जो था बाय 2 गेट 1 फ्री वाला, तो वो भी हमने लगाया, तो हम्म। उससे कन्वर्जन रेट काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया। और मतलब राइट अभी राइट। 2-3 वेबसाइट पे हमने ये चेक किया, ये लगाने से काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। साथ में आप ट्रस्ट पायलट का अगर वो, जैसे हम इंटरनेशनल चलाते हैं तो ट्रस्ट पायलट ज्यादा मतलब वहाँ हम्म। प्रेफरेंस होती है, तो वो करेक्ट। भी आप डिफाइन करोगे, हाँ हमारी अवेलेबिलिटी है सब जगह। और जैसे यस। और इमेजेस आप लगा सकते हो, ये कौन से बोलते हैं, चेकआउट जो होती है ना, सिक्योर हम्म। चेकआउट वाली जो इमेजेस होती है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर हम्म। है, मतलब और कौन कौन से पेमेंट मेथड आप यूज कर रहे हो, तो वो इमेजेस भी जस्ट प्रोडक्ट पेज पर ही आपके बाय नाउ और राइट। एड टू कार्ट के ऊपर ही, ताकि यूजर को वही इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ अगर मैं कुछ भी यहाँ पर परचेज करता हूँ तो कुछ भी नुकसान नहीं होगा, या फिर ये वेबसाइट सिक्योर है, ऑफर भी चल रहा है, सब कुछ है, राइट। तो उससे जैसे भी एक कन्वर्जन। एग्जांपल है इसमें, सॉरी मैं कट करूंगा, हम्म इंस्टेंटली याद आया कि हम्म टेस्टिमोनियल का, यू वर सेइंग ट्रस्ट पायलट हम्म का, तो हम्म टेस्टिमोनियल बहुत इंपॉर्टेंट हम्म है। जैसे एक हम्म वेबसाइट है निश हेयर करके, वो शार्क ओके। टैंक पे भी आए थे। हम्म उनकी अगर कोई भी जो भी देख रहे हैं वीडियो, उनकी वेबसाइट देखना एक बार। उनका क्या है कि दे सेल हेयर एक्सटेंशंस फॉर वुमेन। तो हम्म उनकी साइट इतनी अमेजिंग है कि आप जाओ, आपको इन्फ्लुएंसर वीडियोस मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिमोनियल फॉर ओके। ईच कैटेगरी ऑफ देयर हेयर एक्सटेंशन। तो उससे क्या होता है ना कि एक तो इन्फ्लुएंसर है तो आपको ऑलरेडी आपको कुछ कुछ के नाम पता होंगे, या यू मस्ट हैव हम्म सीन देम, तो ट्रस्ट हायर हम्म रहता है उसमें। हम्म और अगर आप टेक्स्ट की जगह वीडियो डालते हो टेस्टिमोनियल में, तो वहां पे ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बिकॉज टेक्स्ट में क्या होता है, हमें आजकल यूजर्स आर वेरी स्मार्ट, उनको पता लगता है कि यार फेक भी डाल सकते हैं, स्क्रीनशॉट है। 100 भी डाल सकते हैं, या अपने फ्रेंड से बोल के व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दिया हम्म टेस्टिमोनियल। तो और ये बहुत वर्कशॉप्स कोर्सेज में एक्चुअली स्कैम होता भी है कि हम्म आपको ऐसा लगता है कि अरे वाओ 100 पीपल हम्म हैव बेनिफिटेड, बट दीज आर फेक स्क्रीनशॉट्स। बट जब आप वीडियोस देखते हो, हम्म वीडियोस भी फेक हो सकते हैं, बट चांसेस आर लेसर, और आपको शक कम होता है ऑन वीडियोस एज कम्पेयर टू टेक्स्ट। राइट। तो जैसे अभी आप मतलब कंपटीशन की कॉम्पिटिटर की एनालिसिस भी करते होंगे, तो अभी कौन कौन से हम्म। टूल यूज कर रहे हैं, जैसे एड्स लाइब्रेरी हो गया अपना फेसबुक का, करेक्ट और करेक्ट। कौन से टूल है जो यूजर मतलब यूज कर सकता है कंपटीशन के लिए? राइट। मेटा के लिए तो एड्स लाइब्रेरी इज वन ऑफ द बेस्ट। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि अभी मेटा एड्स ने क्या किया है कि अगर आप वेरीफाइड एडवर्टाइजर हो तो आप किसी और का ये भी देख सकते हो कि उनके कितने इंप्रेशंस आए, कितना कॉस्टिंग हुआ। ओके। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल ग्रोथ स्कूल के मेटा एड्स लाइब्रेरी पे जाओगे, तो आपको ये तक दिख जाएगा उनके एक एक एड पे कितना कितना स्पेंड हुआ है। हम्म अगर आप व्यू डिटेल्स पे जाओगे एड्स पे, हम्म तो उनका लाइब्रेरी, एड्स लाइब्रेरी जो है काफी एडवांस हो रहा है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट। गूगल एड्स के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। आप या तो Ahrefs यूज कर सकते हो फॉर डिटेल्ड कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालिसिस। आप मैनुअली भी उसको रिव्यू कर सकते हो। अगर आपको पता है कि यार 4-5 कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे, उनको आप गूगल के कीवर्ड प्लानर पे जाके उनकी वेबसाइट डालो, वेबसाइट की लिंक डालो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो उनकी वेबसाइट से गूगल एआई पिक कर रहा है। एंड इट इज मोस्ट लाइकली कि अगर वो ऐड चला रहे हैं तो इन्हीं कीवर्ड्स में से उनका टारगेटिंग रहना चाहिए। ओके। तो दैट इज वन मैनुअल वे ऑफ डूइंग इट। थर्डली इज आप एसईएम सेम ब्रश यूज कर सकते हो फॉर सम ऑफ द एनालिसिस। नील पटेल के भी टूल है, इट इज मोस्टली फॉर एसईओ, पर आपको एक ऊबर कीवर्ड का सजेस्ट। आइडिया लग जाता है ऊपर सजेस्ट से कि क्या ऑर्गेनिक उनकी रैंकिंग है, पेड ट्रैफिक कैसा आ रहा है उनके उसमें। तो डिफरेंट टूल्स है, पर आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज हेल्प मी इज एक्चुअली सीइंग कॉम्पिटिटर्स रियल टाइम एड्स आपके टारगेट कीवर्ड्स पे। जैसे अगर आप एप्पल साइडर विनेगर बेच रहे हो, तो आप टाइप करो गूगल पे एप्पल साइडर विनेगर, आपको सारे शॉपिंग एड्स, सर्च एड्स दिख जाएंगे। और मैन्युअली रिव्यूइंग कि वो क्या हेडलाइन यूज कर रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, उनकी क्या रैंकिंग आ रही है। आप 5-6 बार उसको हिट करोगे एप्पल साइडर विनेगर को, तो ऐसे 2-3 प्लेयर आएंगे जो हमेशा ही टॉप पे दिख रहे हैं। फिर आप उनकी डिटेल एनालिसिस करो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा आप 50 कॉम्पिटिटर्स देखोगे। बिकॉज ऐसी स्पेस में, D2C में, क्लोथिंग में, ज्वेलरी में बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं। तो आपको यू विल हैव टू चूज द टॉप 2-3 एंड देन एनालाइज कि वो क्या स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे एक एक टूल है टर्बो एड्स फाइंडर, आई थिंक आपने सुना हो, वो हैं। ओके। एक्सटेंशन है। हाँ। एक्सटेंशन है हम्म। क्रोम का, तो आप उसको लगा लो और एक कोई भी फेक आईडी अपनी फेसबुक की कोई भी यूज कर लो, और 4-5 पेजेस राइट। ऐसे करो जो आपको जिस कैटेगरी में भी आपको
कॉम्पिटिटर को देखना है, उस पेजेस को लाइक करो, फिर उसको एक्सटेंशन को ऑन कर दो। जैसे ही आप ऑन करोगे तो केवल फेसबुक पर एड्स ही शो होंगे और जिस कैटेगरी में आप देख रहे थे उसी के एड्स शो होंगे। तो आपको रियल टाइम में जो अभी चल रहे हैं एड्स, आपको वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफी अच्छा टूल है, मैंने भी यूज किया है, तो वो यूज कर सकते हैं। और गूगल का आ चुका है एड्स ट्रांसपेरेंसी नाम से। अगर आप वेरीफाइड एडवर्टाइजर हो तो आप 3 डॉट पे क्लिक करके उन एड्स के अंदर जाके उनके सारे डिस्प्ले वीडियोस वगैरह सर्च एड देख सकते हो। तो ये अभी गूगल भी कर रहा है, बट अगर आप SEMrush पे जाओगे ना, तो मैंने ट्राई किया है, बट मेरे को कभी भी पेड का ढंग से डिटेल एनालिसिस तो कभी मिला ही नहीं है प्रॉपर्ली। मतलब सबसे एक्यूरेट जो टूल होगा वो एक्चुअली प्लेटफॉर्म का ही टूल होगा। जैसे मेटा का सबसे एक्यूरेट क्या होगा, मेटा एड्स लाइब्रेरी। बाकी कोई टूल, बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको दिखा देंगे कॉम्पिटिटर की नेम के बेसिस पे क्या एड चला रहे हैं, बट वो 100% कभी एक्यूरेट नहीं रह सकते। सिमिलरली गूगल का सबसे एक्यूरेट जो कीवर्ड प्लानिंग का या कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के जो कीवर्ड्स उठा रहा है वो उसका कीवर्ड प्लानर का ही टूल रहेगा। प्लस जो अभी ये रिसेंटली वेरीफाइड एडवर्टाइजर इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं वो सबसे ट्रस्टेड रहेगा। तो आई बिलीव इन मोस्टली प्लेटफॉर्म्स एंड नॉट, आई हैवंट यूज्ड अ लॉट ऑफ पेड टूल्स। ऐसा मतलब मैंने बहुत कम कभी यूज किया होगा। तो एएसएस में आई हैव डन एसईओ के पर्पस के लिए मोस्टली, जब मुझे कभी थोड़ा बहुत करना रहता है। बाकी तो आई जस्ट यूज प्लेटफॉर्म बेस्ड टूल्स। नहीं, जैसे स्पाइफू नाम का एक टूल है, वो एक्चुअल में पेड के लिए ही बना है, आप पेड की एनालिसिस कर सकते हो। लेकिन मेरे पास यूएस के क्लाइंट के मैंने वेबसाइट लगा के देखी, तो जो रियल टाइम में डेटा है वो है ही नहीं उनके पास में, तो वो प्रॉपरली उसको चेक भी नहीं कर सकते। तो अभी जो गूगल सही कर रहा है, अभी सारे एडवर्टाइजर को वेरीफाइड करवा रहा है। सबसे पहले तो वो मेल भेज के कि आप वेरीफाई करो, अब उसके पास में डेटा बन जाएगा, अब वो एड ट्रांसपेरेंसी वाला आप यूज कर सकते हो, कोई सारे वेरीफाइड होंगे तो सबके एड्स दिख जाएंगे आपको। तो अभी फिर अगर आप ये जैसे फेसबुक एड्स वगैरह यूज करते हो तो इस पे सस्पेंशन का केसेस रहते हैं, तो अभी आपके साथ में आया है और उसको कैसे सॉल्व किया है आपने, क्या ट्रिक लगाई है? ये तो दर्द है पेड मीडिया एडवर्टाइजर्स का एक्चुअली में, क्योंकि बहुत हुआ है बहुत स्ट्रगल किया है सस्पेंशन से। मेरा खुद का भी पर्सनल अकाउंट सस्पेंडेड चल रहा है, तो ये तो लाइव इशू है मेरे लिए। पर इसमें मैंने देखा है कि जैसे मोस्टली जो सस्पेंशन होता है, फेसबुक का भी रीजन आपको बताता नहीं है, वो जस्ट बोलता है कि यू हैव वायलेटेड सम ऑफ देयर पॉलिसीज, एंड उनके अगर डॉक्यूमेंट पे जाओगे तो 200 पॉलिसीज आ जाएंगी, तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कौन सी पॉलिसी हुई। तो एक तो है कि आप रिक्वेस्ट रिव्यू कर दो। मेरा बहुत बार ऐसा हुआ है कि रिक्वेस्ट रिव्यू में ही वो रीनेबल हो गया है, पर जैसे अभी रिसेंटली हुआ कि मेरी पर्सनल प्रोफाइल पे रिक्वेस्ट रिव्यू पे भी उन्होंने रीनेबल नहीं किया। तो देन मुझे फेसबुक हेल्प सेक्शन पे जाके उनके साथ में सपोर्ट पे बात करी, बट वहां पे भी कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। तो देन अगर आपकी परमानेंटली डिसेबल हो जाता है कोई एड अकाउंट या प्रोफाइल, तो हमेशा मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका बैकअप अकाउंट हमेशा रहना चाहिए, स्पेशली फेसबुक पे। गूगल पे तो चलो ईमेल आईडी से लॉगिन होता है, आप कभी भी न्यू ईमेल आईडी बना के उस पर कर सकते हो, और बहुत कम आते हैं गूगल पे सस्पेंशन के इशू, बहुत रेयरली आते हैं। पर फेसबुक में आपकी एटलीस्ट एक बैकअप प्रोफाइल होनी चाहिए जहां पे रेगुलर पोस्टिंग और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि क्योंकि फेसबुक पे ऐसा ना कि अगर आप प्रोफाइल तो बना दो पर उस पे इन्फॉर्मेशन हर एक महीनों में डालना, सस्पेंशन बहुत लाइकली हो जाता है उस पे। तो आपको 2 प्रोफाइल्स रेगुलरली अपडेटेड एज अ बैकअप यूज करनी चाहिए, बिकॉज एक पे भी अगर वो सस्पेंड हो गया, आपके सारे एड्स का एक्सेस निकल जाएगा, एंड फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हमेशा आई ऑलवेज गेट एक्सेस ऑन माई 2 IDs फ्रॉम माई क्लाइंट्स के अकाउंट का लेना है तो मैं हमेशा 2 पे रखता हूँ। एक पे कुछ हो जाए तो हमेशा मेरे पास दूसरे का एक्सेस रहता है। और मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप यूज कर रहे हो तो बिजनेस मैनेजर का यूज करो, उसके अंदर ही आप अपने एड्स मैनेजर को क्रिएट करो। अपना पर्सनल अगर आपने लगा दिया एड मैनेजर, तब तो वो सस्पेंड हो गया, तो फिर वापस पॉसिबल नहीं है उसको लाना। ऑलवेज बिजनेस मैनेजर, बिकॉज वहां पे सपोर्ट भी आपको सेक्शन मिलता है, और आपके सोशल मीडिया अगर आप लिंक करना चाहते हो, इंस्टाग्राम लिंक करना चाहते हो या कुछ भी लिंक करना चाहते हो, तो इजी रहता है। फिर भी गूगल में तो ठीक है कि अगर सस्पेंड हो भी जाता है तो वो पैसा रिफंड कर देता है, बट फेसबुक में ये आप कैंसिल कर सकते हो अकाउंट, यहाँ पे तो चांस नहीं, और बहुत टाइम लगता है, और इट इज वेरी मतलब बहुत स्लो सपोर्ट है। ये तो दिक्कत है फेसबुक की, कि और सपोर्ट है भी तो वो मोस्टली आपको कोई आर्टिकल भेज देंगे या आपकी
क्वेरी को एग्जैक्टली आंसर नहीं करेंगे। तो एंड दिस इज ऑल्सो लर्निंग जो मैंने सीखी है कि ये ब्रांड्स के लिए है, फाउंडर्स के लिए है, कि कभी भी एक एड प्लेटफॉर्म से अपनी रेवेन्यू को रिस्ट्रिक्ट मत करो। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन ईदर गूगल एड्स या लिंक्डइन एड्स या मेटा एड्स, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये बहुत डायनामिक स्पेसिस है। तो आप अगर लेट्स से अगर आपका गूगल एड से 80% सेल्स आ रहा है, तो दिस इज नॉट अ सक्सेस सिचुएशन फॉर यू। सक्सेस सिचुएशन आपकी तब होगी जब आपके 4-5 ऐसे स्ट्रीम्स बन जाएंगे, लेट्स से सोशल मीडिया रेवेन्यू हो गया, एसईओ रेवेन्यू हो गया, आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से ऑर्डर आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन आप बोल सकते हो कि हाँ अब मेरी सस्टेनेबिलिटी आ गई है, क्योंकि अगर गूगल एड्स भी स्टॉप हुआ तो आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर से 100 ऑर्डर आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा और बजट दे देंगे तो चलो कवर अप हो जाएगा। पर अगर एक ही स्ट्रीम है और अगर गूगल एड सस्पेंड हो गया तो फिर यू आर हेल्पलेस इन दैट सिचुएशन। और ये जैसे अभी आप जैसे प्रोजेक्ट को पिच करते हो किसी भी क्लाइंट को, तो क्लाइंट की डीलिंग कैसे होती है, क्लाइंट से बजटिंग कैसे डिसाइड करते हो आप? तो वो थोड़ा सा बताइए कि जैसे कोई भी है फ्रीलांसर अगर चाहता है कि मेरा पेड मीडिया, जैसे मैं भी हूँ, तो अगर मैं डायरेक्टली पिच करता हूँ तो कैसे मैं पिच करूंगा, क्या प्रपोजल दूंगा उनको, क्या कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, तो वो उस पर थोड़ा सा बता दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट बहुत जरूरी है, एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग। तो मेरा ये प्रोसेस रहता है कि मेरा जब भी मैं क्लाइंट से बात करता हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे कि दे वांट टू रन एड्स, तो मेरा एक क्वेश्चनर मैंने बना के रखा है। क्योंकि पहले पहले क्या होता था ना कि मैसेजेस आते थे, मैं क्या करता था, चलो लेट्स गेट ऑन अ कॉल, आधा घंटा बात किए और क्लाइंट बोलता था एंड में मेरा बजट तो 5,000 है पर। तो आई वाज लाइक कि भाई आधा घंटा बात कर ली एंड दिस इज वेस्ट ऑफ माय टाइम एंड हिज टाइम एंड एवरीवन्स एनर्जी। तो मैंने क्वेश्चनर बनाया जिसमें मैंने क्वेश्चन सेट करे हुए हैं कि आपको यूएसपी बतानी है, अपने ब्रांड के बारे में बताना है, कॉम्पिटिटर के बारे में बताना है, आपको अपना बजट बताना है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो वहां से मुझे ये आइडिया लग जाता है कि क्या मैं इससे कॉल कर सकता हूँ, या फिर मैं अगर बजट कम होता है, लेट्स से इट इज 5,000 10,000, तो मैं सीधा बोल देता हूँ कि आपको मैं रेफर कर देता हूँ, आई वोंट बी एबल टू टेक दिस अप, राइट। तो वो क्वेश्चनर होना मे बी नॉट इन द स्टार्ट 1 to 1, बट धीरे धीरे आपको क्वेश्चनर डेवलप करना है टू क्वालिफाई लीड्स। बट सेकंड प्रोसेस इज, अगर एक बार वो कॉल पे आ गए तो फिर मैं उनसे क्वेश्चंस और डिटेल में पूछता हूँ कि आपके क्या चैलेंजेस हैं। आप एड चला रहे हो तो आपका करंट आरओएस क्या है, क्या आपका कन्वर्जन रेट आ रहा है, आपके क्या स्टैट्स आ रहे हैं। तो वहां से मुझे पता चलता है गैप्स एक्चुअली में क्या हो रहे हैं, एंड मुझे ये आइडिया लग जाता है कि मैं आपको कितना ग्रो कर पाऊँ, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम किया। तो अगर आप स्टार्टिंग में हो तो आपको थोड़ा सा टूल्स की हेल्प लेनी होगी। आपको फेसबुक ऑडियंस इंसाइट्स पे जाके आप ऑडियंस का पोटेंशियल देख सकते हो फेसबुक के रिगार्डिंग। गूगल पे तो गूगल कीवर्ड प्लानर से आपको सीपीसी, सर्च वॉल्यूम सब कुछ मिल जाएगा। तो आप जैसे अगर क्लोथिंग ब्रांड को पिच कर रहे हो, लेट्स से द क्लोथिंग ब्रांड इज इन मुंबई, इट्स इनटू मेंस टी शर्ट, तो आप पहले से ही गूगल कीवर्ड प्लानर पे उसको चेक करके जाओ कि मुंबई में बाय टी शर्ट ऑनलाइन का कितना सर्च वॉल्यूम है, क्या सीपीसी है। जेनरिक कीवर्ड्स का जैसे बाय स्टाइलिश टी शर्ट्स या बेस्ट टी शर्ट्स का क्या है, तो आपको ऑलरेडी एक आइडिया रहेगा कि अगर एक क्लिक का कॉस्ट 5 रुपए है, मैं अगर अज्यूम करता हूँ 100 में से अगर 2% का भी कन्वर्जन रेट है, तो मुझे 100 क्लिक्स लाने के लिए 500 स्पेंड करने होंगे, अप्रोक्सीमेटली 500 का कन्वर्जन मैं उनको एक फोरकास्टिंग में दिखा सकता हूँ। तो फॉर स्टार्टिंग ये आइडिया आपको आना चाहिए, निकालना कैसे है, और धीरे धीरे करके आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको पता होगा। देन थर्ड स्टेप इज व्हेन देन आई गिव देम एस्टिमेट फोरकास्टिंग। तो फोरकास्टिंग टेक्निक यूट्यूब पे आप आई वुड रिकमेंड आप सीखो यूट्यूब वीडियो से, या गूगल स्किल शॉप पे भी है कि आप जैसे इम्प्रेशंस का फोरकास्ट निकालते हो तो आप सर्च वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, लो बिट रेंज हाई बिट रेंज का एवरेज लेके आपको सीपीसी मिल जाएगा। सीटीआर आप गूगल स्टैंडर्ड से आप ले सकते हो, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, जो आप अगर गूगल पे टाइप करोगे गूगल एड्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, तो वर्ड स्ट्रीम का ब्लॉग आता है, तो वहां पे आपको सारे स्टैंडर्ड मिल जाते हैं, तो आप वहां से ले सकते हो, या तो उनके अकाउंट पे अगर पहले से सीटीआर है तो आप उसका एक एवरेज अप्रोक्सीमेट ले सकते हो। तो ऐसे करके आपको सीटीआर आ गया, इंप्रेशंस आ गए, आपके क्लिक्स निकल जाएंगे, सीपीसी आपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड या उनके अकाउंट से ले लिया, आपकी कॉस्ट निकल गई, आपने कन्वर्जन रेट या तो अप्रोक्सीमेट ले लिया बेस्ड ऑन इंडस्ट्री, या तो उनके वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स का डेटा है तो आपने वहां से ले लिया, आपके कन्वर्जन आ गए, कन्वर्जन को कॉस्ट से डिवाइड करके कॉस्ट पर कन्वर्जन आ गए, तो दिस बिकम्स योर एस्टिमेट फोरकास्टिंग। तो ये आपको प्रेजेंट करना होता है क्लाइंट को, जो मैं प्रेजेंट करता हूँ।
उससे क्लाइंट को ये पता चलता है, क्लैरिटी आती है कि अगर मैं 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ओके आई कैन गेट XYZ ऑर्डर्स एंड दिस कैन बी माई रिटर्न्स स्टार्टिंग फ्रॉम दैट मंथ। एंड देन आई शो देम द टाइमलाइन कि यार एक मंथ में कुछ नहीं होगा, यू विल हैव टू रन एड्स फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। पहले मंथ all the fixing will happen, optimizations, ad structuring, everything will happen. सेकेंड मंथ में हमारे पास डेटा आएगा, हम उस डेटा के बेसिस पे स्केल अप करेंगे, जो चीज नहीं परफॉर्म कर रही है उसको पॉज करेंगे। एंड थर्ड मंथ इज योर प्रॉफिटेबिलिटी, जहाँ पे आपको एक्चुअली में एक स्केल दिखेगा। चाहे मुझे पता भी हो कि मैं इस क्लाइंट के लिए पहले ही महीने में रिजल्ट ले आऊंगा, बट मैं कभी प्रॉमिस नहीं करता कि मैं पहले महीने में ले आऊंगा, बिकॉज ऑलवेज आई बिलीव इन ओवर लाइक अंडर प्रॉमिसिंग, ओवर डिलीवरिंग। बिकॉज वहां पे आप सेफ सिचुएशन पे रहते हो, स्ट्रेस कम रहता है, टेंशन कम रहती है, बिकॉज आपने ऑलरेडी बोल रखा है कि मंथ 3 तक तो आपको रुकना ही है। मंथ 1 में आ गया तो वो तो क्लाइंट तो खुश होगा ही कि यार अरे वाह यार तुमने तो अच्छा काम किया। बट अगर आपने बोल दिया मंथ 1 में मैं आपको इतने रिजल्ट ले आऊंगा, बट अगर नहीं आया तो इट इज गॉन, राइट? तो ऑलवेज गिव योरसेल्फ 3 months टाइम इन पेड मीडिया टू शो रिजल्ट्स टू क्लाइंट। स्टार्टिंग में क्लाइंट्स बोलेंगे कि नहीं यार आपके पास एक्सपोजर नहीं है तो आप 1 महीना करो। मे बी स्टार्टिंग में आप 1 महीना थोड़ा सा आपको करना पड़ सकता है बिकॉज क्लाइंट्स एग्री नहीं करेंगे, बट विद टाइम कीप इंक्रीजिंग दैट फ्रॉम 1 month to 2 month then 3 month। तो उसके बाद फिर आती है कॉन्ट्रैक्टिंग, जहां पे सारी चीज रिटर्न में रहती है कि ये स्कोप ऑफ वर्क है, लॉन्चेस, ऑप्टिमाइजिंग। आई बिलीव इन बाई वीकली मीटिंग्स ½ an hour की, और मंथली रिपोर्ट रहती है, तो वो मेरा स्ट्रक्चर रहता है। उसके बाद प्राइसिंग सब क्लियरली मेंशन रहती है कि आई वो हाईली सजेस्ट 1 month एडवांस पेमेंट। मैं तो उसी मॉडल पे काम करता हूँ, क्योंकि uh, बहुत सारे लोग हैं जो स्कैम करते हैं इंडस्ट्री में, जो आपको बोलेंगे कि आप इतना ले आओ, हम आपको ये परसेंटेज दे देंगे, और मंथ एंड तक वो क्या है, आपको कुछ नहीं मिलता, या वो रीजन दे देंगे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो इट इज वी कांट पे, तो आपकी मेहनत तब बकवास गई। तो आप एटलीस्ट 50% एडवांस तो लो ही क्लाइंट से, कि चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस कि यार मैं इसको रिजल्ट लाके दे सकता हूँ, मैं सीखूंगा फिर इसको रिजल्ट लाके दूंगा, तब भी आप 50% एडवांस के साथ ही जाओ एंड ये चीजें रिटर्न में लो, उनका सिग्नेचर लो, और फिर ही काम स्टार्ट। मतलब आप फिक्स अमाउंट पे चार्जेस करते हो, लोग परसेंटेज पे करते हैं, वो परसेंटेज वाला इतना सक्सेसफुल नहीं रहता। परसेंटेज पे 3 मॉडल है इसमें, एक तो है कि फिक्स चार्ज, फिक्स सर्विस कॉस्ट आपकी रहती है, एक है परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड्स। एक्चुअली 4 मॉडल है, और एक है आर्ली प्राइसिंग जो इंटरनेशनली ज्यादा काम करती है। व्हेन यू आस्क फॉर लेट्स से 20 आवर्स का प्रोजेक्ट है तो आप आर्ली बेसिस पे चार्ज कर सकते हो, और एक है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड। तो देखो, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड में आपको बहुत केयरफुल रहना है, बिकॉज आपको एज ए यूजर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये ब्रांड बहुत तगड़ा है, मैं इससे 5 प्रोडक्ट इसके आज के आज बाय कर सकता हूँ, मुझे इतना ट्रस्ट है। और उनका ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अच्छा होना चाहिए, उनका मार्जिन अच्छे होने चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि मैं 500 रुपए के प्रोडक्ट के साथ रेवेन्यू शेयरिंग में हूँ तो आपको कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं। मे बी इफ इट्स अ रियल एस्टेट लैंड, कि आप बोलो कि एक सेल होगी मुझे 5-10% मिलेगा, इट इज अ वेरी बिग अमाउंट, 15 लाख की सेल हो रही है, राइट? ज्वेलरी में 1-1 लाख के एवरेज साइज ऑफ प्रोडक्ट्स बिकेंगे गोल्ड पे, तो वहां पे आप रेवेन्यू शेयरिंग कर सकते हो, प्रोवाइडेड द ब्रांड हैज गुड पोटेंशियल। तो मैं उसमें इट इज वेरी वेरी लेस, इट इज लाइक 1% जो मैंने ट्राई किया होगा, राइट? उसके बाद है परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड, विच आई you like I do go with percentage of ad spend as well, पर वो क्लाइंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्लाइंट कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो परसेंटेज पे काम करते हैं, तो दे आर मोर कंफर्टेबल विद एड स्पेंड परसेंटेज। तो वहां पे आप 20% से लेके 40% तक भी चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, राइट? फिर आता है फिक्स प्राइसिंग, जो आपको पहले से ही डिसाइड करनी होगी। तो आप रख सकते हो कि जैसे अगर 50,000 का बजट है तो मैं उसको 15,000 या 20,000 का अपना फिक्स प्राइसिंग रखूंगा इस बजट तक, तो वो आप रख सकते हो। और एक है लाइक आर्ली प्राइसिंग, वहाँ इंटरनेशनल में आप चार्ज कर सकते हो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आवर्स। तो यूजुअली मोस्टली तो परसेंटेज ऑफ एड स्पेंड चलता है और फिक्स प्राइसिंग चलती है मार्केट में, और इंटरनेशनल में आर्ली चलता है। ओके ओके। तो अभी ये मतलब अपना गूगल एड्स हर दिन अपडेट लाता रहता है, और अभी चल रहा है एआई का टाइम, ठीक है? तो एआई के अंदर क्या लगता है कि अभी, क्योंकि मैंने रिसेंटली उनका कीनोट वाला देखा था, तो कीनोट में उन्होंने बताया था कि गूगल एड्स के अंदर डायरेक्टली आपको एक चैटबॉट मिलेगा, आप उससे बात करो, वो आपके कीवर्ड मतलब जो भी आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे
वो आपका एड क्रिएट करके लगा देगा। और मर्चेंट सेंटर में भी राइट उन्होंने कर दिया है कि आपके जो भी इमेजेस है, आप जाओ वहां पर, इमेजेस में बैकग्राउंड रिमूव होगा, आप प्रॉम्प्ट लिखो, उसके बैकग्राउंड में जो आपको ऐड करनी है, तो मर्चेंट सेंटर का भी एआई से हो गया। तो आपको राइट क्या लगता है चेंजेस कितने होंगे, और क्या पेड मार्केटियर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सारा ऑटोमेशन पे लोग हाथों से चला सकते हैं अब तो उसको। राइट। देखो ऑटोमेशन तो आ चुका है और आएगा हम्म ही, देयर इज नो स्टॉपिंग अराउंड दैट। एंड अगर आप अभी भी देखो तो ऑटोमेशन एग्जिस्ट करता है एड्स हम्म पे। मेटा एड्स पे आपके एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन आ चुके हैं, आपको हम्म। कुछ करने की कुछ जरूरत भी नहीं है, करने आपको बस का। इमेज अपलोड करनी है हम्म और आपका कैटलॉग अपलोड करना है, वो अपने आप जहां उसको हम्म दिखाने हैं, जैसे उसको दिखाने हैं, हम्म वो ऐड दिखा देगा। आपको मैनुअल शॉपिंग की या मैनुअल कैंपेन की उसमें जरूरत ही हम्म नहीं है। डायनामिक एड्स आ चुके हैं जहां आप हम्म ऑप्शन दे दो, वो अपने आप एबी टेस्टिंग वो करेगा, एबी हम्म टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। हम्म गूगल पे परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन आ चुके हैं, आपको एक कैंपेन के जरिए सारे। सारी उसमें रीच मिल जाएगी, आपको बस अपलोड करना है। उसमें भी डायनामिक एड्स होते हैं, जब आप डोमेन डाल दो तो अपने आप एड्स पिकअप कर देगा। तो ऑटोमेशन है, पर हमेशा पेड मीडिया मार्केटर की जरूरत रहेगी, आज भी, कल भी थी और हमेशा रहेगी। बिकॉज देखो आपको ये समझना है कि यार फाउंडर्स या बिजनेस ओनर्स के बाद ऑटोमेशन का भी टाइम नहीं है। वो कर सकते हैं पर मोस्टली एक तो उनको पता भी नहीं है। आप बताओ मुझे कितने फाउंडर्स को पता होगा एडवांटेज शॉपिंग के बारे में? हम्म नहीं पता। इट इज यू एज एन एडवर्टाइजर हु नोज कि ये हम्म एआई फॉर्मेट एग्जिस्ट करता है। हम्म तो आपको उसे लेवरेज करना है अपनी स्ट्रैटेजी में। हम्म जैसे अगर आप मैनुअल शॉपिंग डाल रहे हो, उसके साथ में एडवांटेज शॉपिंग भी डाल के देखो और उसको फिर कंपेयर करो कि कहाँ कंपेयर। से रिजल्ट आ रहा है। अगर एडवांटेज शॉपिंग के ज्यादा आरओएस आ रही है तो इट मेक सेंस टू स्केल दैट अप, राइट? पर वो एआई टूल, एआई फॉर्मेट जो है, वो फाउंडर को या क्लाइंट को कभी समझ में ही नहीं आएगा। आप बताओगे भी तो ये एआई एआई वो है, वो बोलेगा ठीक है मुझे रिटर्न्स लाके दे दो, डू व्हाटएवर यू वांट। तो ही इज जस्ट फोकस ऑन रिटर्न्स, ही इज जस्ट फोकस ऑन कि आप कैसे रिजल्ट ला सकते हो। एंड एआई इज अ ब्लेसिंग फॉर पेड मीडिया मार्केटर्स इज व्हाट आई, क्योंकि आपका काम आसान होता है इन अ वे। क्योंकि एडवांटेज शॉपिंग से पहले अगर आप देखो मैनुअल शॉपिंग में आपको पूरी टारगेटिंग करनी है, पूरा उसका एबी टेस्टिंग करना है, सेटिंग्स करनी है। एडवांटेज शॉपिंग इज आप बस अपलोड करो, वो अपने बेसिस पे रीमार्केटिंग करेगा, एग्जिस्टिंग यूजर को दिखाएगा, न्यू यूजर को दिखाएगा, आपको रिटर्न। एंड एक्चुअली इट इज परफॉर्मिंग, परफॉर्मेंस मैक्स इज परफॉर्मिंग फॉर अ लॉट ऑफ अकाउंट्स बेटर देन द मैनुअल अकाउंट्स एज वेल, राइट? तो एक्चुअली में दिस इज हेल्पिंग। एंड जितने जितने नए चैटबॉट फीचर्स आ गए या जितने जितने नए फीचर्स आएंगे, इवन बिडिंग स्ट्रैटेजीज में मैनुअल सीपीसी अब हार्डली यूज होता है। पीपल आर यूजिंग मैक्सिमाइज कन्वर्जन, मैक्सिमाइज क्लिक्स, टारगेट सीपीए की कैंपेन्स है। तो वो भी तो पेड मीडिया मार्केटर ही यूज करते हैं ना, वो तो क्लाइंट को तो पता ही नहीं कि कौन सी स्ट्रैटेजी क्या है। तो आई थिंक ऑलवेज देयर विल बी अ नीड एंड एआई विल ऑलवेज बी हेल्पिंग हैंड इन दैट। बट ये जो एडवांटेज प्लस है और परफॉर्मेंस जो कैंपेन है, ये ऐसा लगता है कि हाँ ये बड़े बजट पे ये काम करते हैं। अगर आपका स्मॉल बजट है तो ये आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रही है। मतलब मैंने ट्राई किया है, शायद आपके लिए कुछ अलग केस हो तो। राइट। ये एक्चुअली एआई जितने भी फॉर्मेट्स हैं, ये तभी काम करते हैं जब आपकी अकाउंट हिस्ट्री अच्छी है। क्योंकि जैसे अगर कोई अकाउंट है जहां आप नया नया अकाउंट चालू किया है गूगल एड्स, ठीक है, तो वहां पे हिस्ट्री नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो वहां पे एआई को बहुत टाइम लगेगा ये समझने में कि कौन सी यूजर को टारगेट करना है। वो बहुत लर्निंग एल्गोरिथम्स पे जाएगा, वो देखेगा, टाइमिंग्स ट्राई करेगा, फॉर्मेट्स ट्राई करेगा, तो उसमें पैसा लगेगा। प्लस 500 रुपए में वो कुछ नहीं कर पाएगा, आपको एटलीस्ट उसको 10,000 20,000 तो एटलीस्ट पर मंथ देना ही होगा उस एक कैंपेन को टू कम टू दैट लेवल। पर आपके पास ऐसा अकाउंट है जो 1 साल से ऐड चल रहे हैं, मैनुअल एड्स, कन्वर्जन का डेटा है, यूजर डेटा है, तो वहां पे अगर आप 500 रुपए का भी ऐड लगाओगे एडवांटेज शॉपिंग या परफॉर्मेंस मैक्स में, तो उसके पास ऑलरेडी एआई के पास लर्निंग है कि इस टाइप के यूजर्स इस दिन पे इस पर्टिकुलर टाइम पे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं और ज्यादा कन्वर्ट करते हैं, तो वो उस टाइम पे ज्यादा ऑलरेडी पुश करेगा, तो टाइम विल बी लेसर एंड योर परफॉर्मेंस विल स्केल अप देयर। सो अकाउंट हिस्ट्री है तो आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड कि आप एडवांटेज शॉपिंग, डायनामिक एड्स, डायनामिक रीटारगेटिंग, परफॉर्मेंस मैक्स, ये सब अगर नहीं ट्राई कर रहे हो तो आई थिंक यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ रिटर्न्स। हम्म। तो राहुल भाई, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। बहुत सारी इंसाइट्स मिली है, आपने काफी कुछ चीजें शेयर करी है हमारी ऑडियंस को, और मुझे भी काफी चीजें सीखने को मिली है। तो वैसे तो और भी टॉपिक्स है, डिस्कस तो होता ही रहता है, पेड मीडिया चेंज इवॉल्व होती रहती है और डिस्कस करते रहते हैं। फ्यूचर में टाइम राइट मिलेगा तो राइट। आपके साथ में पर्सनली मिलके पार्ट टू पॉडकास्ट कर करेंगे। लेंगे। हाँ, मिलके डेफिनेटली करेंगे। डेफिनेटली।
यस, तो सो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि टू शेयर पर्सपेक्टिव्स। एंड आई होप कि जो भी फाउंडर्स, फ्रीलांसर्स, मार्केटर्स ये देख रहे हैं, उनको कुछ वैल्यू मिली हो और वो इम्प्लीमेंट करें इन चीजों को। एंड कुछ भी डाउट हो तो आई थिंक दे कैन कमेंट, एंड वील बी हैप्पी टू काइंड ऑफ रिप्लाई टू दैट एज वेल। एंड या मोहित के चैनल को सब्सक्राइब करो, ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय। तो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करो, and he's coming up with some amazing videos on paid media marketing to support karo, because I think for content creators biggest return is your support. तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और राहुल के भी हम चैनल के लिंक और जो भी लिंक्स हैं इनके सोशल मीडिया के वो हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन गुड बाय।